नमस्कार। तो अपना इंडियन ज्योग्राफी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, तो उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जो निचोड़ निकाला था, वो था। अब एनसीईआरटी बेस्ड है तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। तो अब मैं कम टाइम में, एक्चुअली मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, तो कम टाइम में जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, उसे मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप समझना कि क्या कि सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, नहीं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके। तो शुरुआत जैसे होती है, यहाँ पे हमारा भारत जो है वो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक है। तो अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हो तो आपको पता होगा सिर्फ मैदानी मैदान दिखते होंगे। अगर आप कभी पहाड़ी इलाके से निकल के आए हों, जैसे उत्तराखंड वाले लोग हों, तो उनको दुनिया पहाड़ी पहाड़ी दिखती होगी। कभी पठार इलाके पर रहता होगा, कोई द्वीप में रहता होगा, तो उनको दुनिया द्वीप जैसी ही लगती होगी। तो जब लोग बाहर जाके देखते हैं, एक दूसरी जगहों को समझते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भारत जो है ना, बहुत विविधताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ पे पर्वत हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, पठार हैं, द्वीप समूह हैं। तो यहाँ भू आकृतियाँ जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं। अब दिमाग में सवाल आता है कि ये भू आकृतियाँ कैसे बनी होंगी। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की जो है वो शैली पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर भी होती है हमारे यहाँ पे, जिनका उपयोग ताजमहल के लिए किया जाता है। और कुछ शैल यानी चट्टान, कुछ चट्टान जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, वो बहुत मुलायम होती हैं, शैल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं। ठीक है, जिनका उपयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। हमारे भारत में अलग अलग तरह की मृदा पाई जाती है। तो मृदा का जो अलग अलग रूप पाया जाता है, वो भी सब चट्टानों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के आसपास में कैसी चट्टान है। जैसे दक्कन का जो क्षेत्र है, वहाँ पे लावा निर्मित पठार हैं। तो लावा निर्मित पठारों के कारण अब मिट्टी जो बनती है, नॉर्मली पर्वत और पठारों के कट करके नदियों के कारण जो मिश्रण बन के आता है, तो मिट्टी बनती है। तो जैसा पर्वत जैसा पठार होगा, जिस तरीके का वो पठार होगा, उस जैसी ही मिट्टी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ लावा निर्मित पठार हैं। तो ऐसे ही अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। तो विशाल भूभाग है यहाँ पे हमारे भारत में। अलग अलग पहाड़ों के, पठारों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा विभिन्न उच्चावच। अपक्षय का मतलब होता है कमजोर पड़ना, टूट जाना। जैसे इस तरीके से ये पर्वत है। ठीक है। अब इस पर्वत पे बारिश हुई, मान लीजिए इस तरीके से, तो इसका ये वाला हिस्सा कमजोर पड़ा, टूट गया। ठीक है। तो ये होता है अपजय। अपर्दन का मतलब होता है टूट करके अलग हो जाना, ये अपर्दन होके फिर यहाँ पे आ गया। और निक्षेपण मतलब यहाँ पे आकर के ये डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे रुक गया। ठीक है। अब हो सकता है कि ये पत्थर जो है वो मोटा हो, फिर धीरे धीरे बारिश के पानी के कारण ये और महीन टूटता जाएगा। महीन टूटेगा तो जल के साथ साथ में आगे आता जाएगा। आगे आता जाएगा तो ये एक जगह पे जमेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे जम जाएगी। ठीक है। तो अपक्षय यानी कमजोर पड़ना, अपर्दन यानी टूट जाना, अलग हो जाना, निक्षेपण यानी जम जाना। तो इनके कारण विभिन्न उच्चावच, ये शब्द है उच्चावच, इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ। उच्चावच का मतलब ऊंचा और नीची जगह। ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न ऊंची पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, रेगिस्तान, ऊंची और नीची जगह बनी हुई हैं। फिर ठीक है, फिर यहाँ उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पे है, जिसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब 2 प्लेटें नज़दीक आ रही हैं, जब नज़दीक आ रही हैं तब क्या बन रहा है, अभिसारी बन रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट बन रहा है। 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो अपसारी बन रहा है। ठीक है, यानी डाइवर्जेंट बन रहा है। और 2 प्लेटें एक एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं तब बन रहा है रूपांतर। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में समझाया मैंने। और फिर आपको ये भी पता होगा कि अपना एक लेक्चर है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसमें ये पूरा तरीके से। तो जब दोनों एक दूसरे के पास में आती हैं तो दोनों में एक दूसरे में दबाव बनता है। दबाव इस तरीके से तो बलन होता है, तो बलित पर्वतमालाओं का निर्माण होता है, बलन। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो फिर उनमें बीच में गैप आता है, तो वहाँ फॉल्ट यानी भ्रंशीकरण का निर्माण होता है। और दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो पहाड़ियाँ तो बनती हैं, वहाँ स्वाद में ज्वालामुखी क्रिया भी होती हैं, भूकंप वगैरह आते हैं। तो उन्होंने ये मैप किया हुआ है। मैप क्लास 9th में उन्होंने ये दिया हुआ है कि इस तरीके से अलग अलग जो है वो भाग हैं। जैसे ये वाला भाग आप देखिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं ना, वहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आते हैं। अब जहाँ देखिए प्रशांत महासागर की प्लेट है, और इधर की साइड में ये छोटी सी प्लेट अपनी जावा सुमात्रा वाली प्लेट है, और इधर यूरेशियाई प्लेट है। तो जी यहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, और सबसे ज़्यादा भूकंप जो आते हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से एक आग की पेटी है,
रिंग ऑफ फायर इसे बोला जाता है इस पूरे क्षेत्र को, ठीक है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्लेट जो है मिल रही हैं, इस जगह पे मिल रही है, इस जगह पे मिल रही है, और जहाँ प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं तो वह ज्वालामुखी क्रियाएं और भूकंप दोनों ही होते हैं। ओके, अब भारत की अगर बात करें तो भारत जो पहले यहाँ था, ये मेडागास्कर था, इसके साथ में ये भारत था, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो निकल के इधर चला गया, भारत यहाँ आ गया, और मेडागास्कर यहाँ बीच में रह गया, ठीक है। तो ये वाली प्लेट जो है वो इंडिया की है। अब जैसे ये टकराई यूरेशियन प्लेट से तो पर्वतों का निर्माण हुआ, और इसमें देखिए आप, ये देखिए ये वाला भाग जो है वो धीरे धीरे नीचे तक आप देख रहे होंगे, तो ये हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है, साथ साथ में ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाती हुई दिख रही होंगी। ओके, बीच में 33 सागर में जब मिट्टी भरी तो वहाँ पे मैदान बन गए, और ये वाला हिस्सा जो था हमारा प्राचीनतम थाई, जो यहाँ से निकल के आया था, बीच में अलग अलग जो है वो ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहीं, ठीक है, तो उसके कारण अलग अलग जो है वो पहाड़ियाँ यहाँ पे निर्मित हो चुकी थी पहले, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लास 9th में दिया, तो प्लेटों की गति की दिशा दिखा रखी है इसमें, ठीक है। तो इंडियन प्लेट की गति की दिशा अगर देखें तो वो इस तरीके से जा रही है, आज भी चल रही है, इसी कारण हिमालय वाले क्षेत्र में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ओके, विनाशकारी प्लेटें, निर्माणकारी प्लेटें, तो विनाशकारी मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, निर्माणकारी यानी कुछ नया चीज़ बन रही है, ठीक है, और अनिश्चित प्लेटें, इस तरीके से यहाँ इन्होंने लिखा। तो फिर वही बात यहाँ इन्होंने लिखी हुई है, अपसारित, अपसारित, ठीक है, और रूपांतर, ये 3 तरीके की यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। फिर इन्होंने पूछा है क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट किनारों पे स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्यों प्लेट किनारों पे स्थित हैं, आपको समझा दिया। तो सबसे भारत का जो सबसे पुराना भाग जो है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा ही है, जो पुराना नीचे से चल के आया था, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा था तो अंगारा लैंड था, नीचे वाला जो था वो गोंडवाना लैंड था, बीच में 33 सागर था। ओके, और इसमें कौन कौन से थे, अपना भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही है। ओके, 33 सागर के बीच में जो भाग है उस पर जो है वो क्या निर्मित हुआ हमारा, यहाँ पे जो है वो हमारा उत्तर का मैदान निर्मित हुआ। ओके, ये टकराव वाली कहानी उन्होंने दिखाई है, गोंडवाना भूमि के बारे में लिखा हुआ है, पेंजनिया टूट करके जो भाग हुआ उसमें नीचे वाला भाग जो था, दक्षिण वाला भाग वो गोंडवाना था, ऊपर वाला जो था अंगारा था। फिर 33 वाले क्षेत्र में जलोढ़ निक्षोभों के कारण समतल भूमि का निर्माण हुआ, जिसे भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जाना जाता है। ओके, फिर उन्होंने अलग पारदीप पठार पृथ्वी सतह का प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम है, पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, मैंने बताया, ठीक है। हिमालय और उत्तरी मैदान जो स्थलाकृतियाँ हैं वो अभी नई बनी है, हिमालय पर्वत एक बिल्कुल नया और अस्थिर भाग है, युवा स्थलाकृति है, ठीक है। तो मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में बात करिए तो यहाँ पे उन्होंने 6 भागों में बांट दिया, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय, मरुस्थल, तटीय और द्वीप समूह। तो हिमालय की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तरी सीमा पर विस्तृत भूगर्भ विभाग है, ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, यंगेस्ट है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं वो इधर की साइड में सिंधु नदी से लेके उधर ब्रह्मपुत्र लंबित है, बट यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर के और इधर नामचा बारवा तक जो है वो फैले हुए हैं, ठीक है। फिर ओवरऑल हिमालय की बात कर रहे हैं अभी टोटल, तो इसमें इन्होंने बोला है कि कुल लंबाई 2400 किलोमीटर के आसपास है, चौड़ाई 150 से लेके और 400 मीटर तक की है, अर्धवृत्त आकार दे रखा है, अर्धवृत्त जैसा बन रहा है, ये इस तरीके से अर्धवृत्त जैसा बन गया ना, आधा वृत्त जैसा, ठीक है। और ये चौड़ाई उन्होंने दे रखी है, कश्मीर वाले क्षेत्र में ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में कम है। ओके, तो ये वाले क्षेत्र दे रखे हैं। अब हमें मैप जरूर देखने हैं, बाकी चीज़ें तो अपनी सब चीज़ देखी हुई हैं। देखो ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जांस्कर, ये मुख्य हिमालय का बृहद हिमालय, फिर दूसरा अपना मध्य हिमालय, जिसमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, ये चोटियाँ आप देख लीजिए। प्रमुख चोटियों में मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली चोटी है कॉमेट, ये नंदा देवी चोटी है, यहाँ धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, बोमला, नामचा बारुआ, ये प्रमुख चोटियाँ हैं। ये ऊपर से तिब्बत नदी आ रही है, वो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है तिब्बत से होके, जिसे सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस वाले मैप को पूरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, दोबारा नहीं देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ एक पठार है, पामीर पठार, जो कि कुल्लुल को, हिंदुकुश को और हिमालय को जोड़ रहा है, इसलिए पामीर नोट के नाम से भी उसे हम जानते हैं, ठीक है। अब इधर बात करते हैं तो काराकोरम सबसे ऊपर, उसके बाद में लद्दाख, K2 जो है वो काराकोरम का ही हिस्सा आता है, फिर जांस्कर, यहाँ पे सियाचिन है, तो लद्दाख के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र में है, उत्तर में। ओके, फिर ये हिमालय जो बृहद हिमालय है, तो ये पूरा
नंगा पर्वत से लेके और नामचा पर्वत तक जाता है इस तरीके से। ओके, उसके बाद में दूसरा मध्य हिमालय, ठीक है, और तीसरा जो है वो अपना शिवालिक या नीचे वाला जो हिमालय। ये पूर्वोत्तर वाले जिसमें मैंने बताया मिकिर, असमी एंड उसके अलावा नागा और मिजोरम पहाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से हैं। गारो, खासी, जयंती है, ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नदियों को भी देख लेते हैं। इन्होंने दिखाया यहाँ सुलेमान सीरीज है जो कि पाकिस्तान में है। अब नदियों को देख लेते हैं एक बार। यहाँ कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी के निकल के एक नदी जा रही है जांस्कर श्रेणी के बीच में होते हुए सिंधु नदी इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। ओके, और ये दो अलग अलग भागों में बट के यहाँ कराची वाला क्षेत्र है, यहाँ जाती है। अब इस सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों को देखिए। एक है झेलम, ठीक है, तो झेलम एक्चुअली में बहुत ऊपर से आ रही है, यहाँ मैप में दिख नहीं रहा, इस तरीके से झेलम जो है वो कश्मीर घाटी से होके आती है, जो रावी नदी में मिल जाती है। रावी हिमाचल से निकलते हुए जम्मू वाले क्षेत्र से होते हुए फिर यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद में सतलज है, ठीक है, सतलज तो सबसे नीचे आती है एक्चुअली में। झेलम के बाद में चिनाब है, ये वाली चिनाब नदी है। झेलम, झेलम कश्मीर जो है ना, कश्मीर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम के नीचे रावी, एक तरीका है आसान करने का, झे ची रा ब्यास, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये आसान तरीका है याद करने का, ठीक है। उसके बाद में एक नदी है रावी, इस तरीके से निकल के आ रही है। एंड उसके बाद में ब्यास, ब्यास नदी सतलज नदी में आकर के मिल जाती है और सतलज नदी जो है वो इस तरीके से जाती है सिंधु नदी में मिल जाती है। बाकी तीनों, अभी एक यूपीएससी में सवाल था, यूपीएससी प्रीम सवाल था कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें 3 नदियां आकर के एक चौथी नदी में मिल जाती हैं और चौथी नदी जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो उसमें ये था कि ये जो अपनी सतलज नदी है, ये सतलज नदी जा रही है, इसमें झेलम, चिनाब, रावी ये नदियाँ आके मिलती हैं यहाँ पे सतलज में, और सतलज जो है वो अपनी सिंधु नदी में मिल जाती है, तो इसका आंसर सतलज था, ठीक है। बाकी सतलज की सहायक नदियों में एक ब्यास नदी भी है। इधर की साइड में गंगा नदी आ रही है, ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी में यमुना, फिर यमुना की सहायक नदी में चंबल, चंबल की सहायक नदी में बनास, ठीक है। ओके, ऊपर से और नदियां हैं, घग्गर नदी है, गंडक नदी है, सोन नदी है, ठीक है। और इधर अपना कोसी नदी नेपाल से निकल के बिहार का शोक होके फिर अपना पश्चिम बंगाल होके निकल रही है। यहाँ तीस्ता नदी है जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ऊपर से सांगपो नदी आती है जो यहाँ नामचा बारवा के पास में एक पूरा यू टर्न लेती है और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानती है, और ये अपनी जो है यहाँ पे आके मिल जाती है गंगा नदी में। ओके, यहाँ अरावली सीरीज है, ठीक है, यहाँ विंध्याचल, यहाँ सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो है सतपुड़ा की आगे की पहाड़ियों का नाम है यहाँ पे अपना सतपुड़ा महादेव पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये यहाँ से अपनी नदी निकलती है नर्मदा, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहते हुए अपनी इस साइड में जाती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और सतपुड़ा से नीचे की साइड में होती है ताप्ती नदी, ये अपनी मध्य प्रदेश और हिमाचल महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर बनाती है। इधर की साइड में अपना पश्चिमी घाट है जिसमें कोखड़ और मालाबार तट हैं, पश्चिमी घाट कंटिन्यूस हैं, ठीक है। इधर पूर्वी घाट हैं, पूर्वी घाट डिसकंटिन्यूस हैं, ये नीलगिरी पहाड़ियों के पास में आके मिलते हैं। नीचे की साइड में अनाईमुड़ी आपको पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, अनाईमुड़ी जो है वो ऊंची चोटी है अनाईमलाई पहाड़ियों के अंतर्गत। अनाईमलाई पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई जिसे बोल सकते हैं, ये तो पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी। इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, और यहीं नीचे पे कार्डमम हिल्स हैं यानी इलायची की पहाड़ियाँ जिन्हें हम बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ छोटा नागपुर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ मालवा का पठार है, यहाँ दक्कन का पठार है। और प्रमुख नदियों में एक बार फिर हम नदियों को देख लेते हैं, ये मैप एक बार पूरा कर लेते हैं, बाकी दोबारा बार बार में नहीं करेंगे। अब नदियों वाला मैप आएगा तब नदियों को ही करेंगे, पठार हम करा चुके हैं, पर्वत हम करा चुके हैं। ओके, ठीक है, एक पठार और पर्वत का एक पार्ट पूरा वीडियो अलग है, ठीक है। ये तो अपना इधर नर्मदा और ताप्ती हो गई, सोन कोसी उधर ऊपर हो ही गई, तो महानदी से शुरू करते हैं। तो ये महानदी इस तरीके से है, ओके। उसके बाद में इधर की साइड में गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, एंड एक कृष्णा नदी है, ठीक है, और एक अपनी कावेरी नदी है, कावेरी नदी। तो ये है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, महागोदान, कृष्णा, तुंग पे कावेरी, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, तो पूर्वी भाग यानी अपना पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र, ठीक है, हिमालय की बात चल रही है, तो इधर की साइड में ऊंचा नीचा ज़्यादा है, यहाँ पे ऊंचा ही ज़्यादा है इस तरीके से, ठीक है। तो
और अपने देशांतर विस्तार हिमालय को 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, इनके बीचों में बहुत सारी घाटियाँ हैं। तो कौन कौन से हैं? महान हिमालय, जिसे हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, जो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, कंटिन्यूस है, सतत है, 6000 मीटर की ऊंचाई औसत है। बहुत सारी शिखर पाई जाती हैं। अब शिखर जो है वो ज़्यादातर यहीं पे पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, कंचनजंगा भारत में है, केटू भी भारत में है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं। मकालू जो है वो, हम केटू एक्चुअली में काराकोरम सीरीज में आ जाती है, इसलिए शायद यहाँ इन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि ये बृहद हिमालय की बात चल रही है। फिर मकालू, धौलाधर, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बारवा, गुरला मांदेता, ये जो है वो अपनी प्रमुख चोटियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बृहद हिमालय है उसका क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है और ये बर्फ से ढकी रहती है। फिर इन्होंने कुछ काम दिया है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमालयों और धरणों के नाम लिखिए। तो ये अभी इसी के पार्ट 3 में हम ले लेंगे। ओके, प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार मैप में बना हुआ है, नीचे की साइड में मैंने डाला हुआ है, तो वो अभी ले लेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट पार्ट में। प्रमुख पर्वत, प्रमुख पठार, प्रमुख दर्रे और प्रमुख ग्लेशियर से। ओके, भारत के उन राज्यों के नाम दीजिए जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो अब ये आप थोड़ा सा काम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत अपना उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, अन्नपूर्णा ये नेपाल में आ गया, नंदा देवी ये अपना उत्तराखंड में ही आ जाएगा, कामेट और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में, गुरला मांता नेपाल में। तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। ओके, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला, यानी दूसरे नंबर की जो श्रृंखला है वो बहुत डिसकंटिन्यूस है। असम, असम राज्य का नाम नहीं है, डिसकंटिन्यूस का नाम मतलब है वो बीच बीच से कहीं छूट गई, फिर शुरू हो गई, फिर कहीं पे बंद हो गई, इस तरीके से है। उसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। ऊंचाई इसकी इतनी है 3700 से 4500, चौड़ाई इतनी है। यहाँ पे पीर पंजाल, धौराधर, महाभारत श्रृंखलाएँ, बीच में कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जानी जाती हैं। तो ये दूसरी वाली हो गई अपनी। अपना कौन सा हुआ दूसरा वाला? मध्य हिमालय, जिसे हमने हिमाचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मसूरी, नैनीताल और रानीखेत को जो है वो आप लोकेट करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, तो आप गूगल मैप खोलना, उसमें मसूरी सर्च कर लेना, नैनीताल सर्च कर लेना और रानीखेत सर्च कर लेना, बीच बीच में घाटियों के रूप में आपको दिखेंगे। ओके, शिवालिक जो है इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, सबसे नीचे नीचे वाला इलाका है साउथ वाला। ठीक है, जिसे हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ऊंचाई इतनी है इसकी 900 से 1100। ठीक है, ये श्रृंखलाएं ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है और ये जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनमें निकल के आता है। ठीक है, हिमालय और शिवालिक के बीच में जो हिमाचल और यानी दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की जो है उनके बीच में दून पाए जाते हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इसमें एग्जाम्पल हैं। ओके, तो उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के अगर विभाजित करने की कोशिश करें यानी प्रादेशिक रूप से, तो सतलज और सिंधु के बीच में हिमालय, उसे पंजाब हिमालय के नाम से बोल देते हैं हम। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में उसे कुमाऊं हिमालय बोल देते हैं। काली एवं तीस्ता के बीच में उसे नेपाल हिमालय बोल देते हैं। तीस्ता और दिहांग देवांग नदियों के बीच में उसे असम हिमालय बोल देते हैं। दैट्स इट। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पे सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग गॉर्ज है, महाखड्ड है, उसके बाद में हिमालय दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाता है। ठीक है, दिहांग गॉर्ज यहाँ पे है, इस जगह पे, यहाँ पे नामचा बारजा, और इस जगह पे जो है वो दिहांग गॉर्ज है, इस जगह पे, इन जगहों पे। तो इसके बाद में हिमालय तीव्र जो है वो मुड़ जाता है। ओके, तीव्र जो है वो यहाँ पे मोड़, तीखा मोड़ बनाता है। और पूर्वी सीमा, तो यहाँ पे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर वाले राज्यों में, तो ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बालुआ पत्थरों जो कि अवसादी सेल हैं उनसे बनी हुई। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव पॉइंट निकलता है। ठीक है, मजबूत बालुआ पत्थरों जो कि अवसादी सेल से बनी हुई है उनसे निकलता है। तो यहाँ घने जंगल हैं, तो उनमें नाम लिखे हुए पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ इस पूर्वांचल का ही हिस्सा हैं। ओके, अब उत्तरी मैदान की बात करिए। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र द्वारा जलोढ़ मैदान है। ठीक है, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, लंबाई इतनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर के आसपास में है। सघन जनसंख्या है, सीधी सी बात है, अधिक उत्पादकता है इसलिए सघन जनसंख्या है। और फिर लास्ट में जाते जाते भितरकाओं में जो है वो नदियाँ छोड़ देती हैं।
अपना जैसे गंगा नदी है, जब लास्ट में जब अपना पानी छोड़ती है, स्पीड कम हो जाती है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू छोड़ती है, तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाती है, इसलिए वहाँ पे धाराएं बढ़ जाती है और डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ शब्द दिया हुआ ना, दो आब, दो प्लस आब, आब यानी नदियाँ, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र दो आब, पंज आब, पांच नदियों वाले बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्र यानी पंजाब। तो पंजाब जो है वो, जैसे गंगा और यमुना नदी के बीच वाला क्षेत्र उसे बोलेंगे गंगा दो आब। पांच नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो उनके क्षेत्र को पंजाब बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रादेशिक रूप से बांटें तो इसे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, सिंधु नदी के कारण बना हुआ पंजाब का मैदान, गंगा नदी के कारण बना हुआ गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बना हुआ ब्रह्मपुत्र मैदान। ओके, आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को हम चार भागों में बांट लेते हैं। भाबर सबसे ऊपर वाला होता है, जहाँ पे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। तराई, जहाँ दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि बना करके जो है वो बसाया गया था। यहीं पे दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। ओके, फिर उत्तरी मैदान के सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ के द्वारा बना हुआ है, जिसे हम जो है वो भांगर के नाम से जानते हैं या बांगर के नाम से जानते हैं। ओके, और इसे स्थानीय भाषा में बांगर को कंकड़ भी बोलते हैं। और जो नए बाढ़ वाले इलाके हैं उन्हें खादर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अभी भी बाढ़ आती रहती है, जिनमें बिहार वाला इलाका ज़्यादा आता है। ओके, प्रायद्वीपीय पठार मतलब यहाँ लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, ऊपर उठा हुआ और फिर समतल हो जाता है, जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं तब। ओके, तो ये चौड़ी छिटली छितली घाटियाँ हैं इसके बीचों बीच में। ठीक है, और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। हम इसे मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, और इसे हम थोड़ा सा मेघालय पठार, तीन भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार आता है और अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, और उसके अलावा छोटा नागपुर वाला पठार आता है। तो ये मध्य उच्च भूमि में आता है। मिडिल इंडिया जो है उसके उच्च भूमि है, हाई उठा हुआ भाग। फिर नीचे की साइड वाला जो भाग है वो पठार है। पठार वाला एक अलग से पार्ट है, पर्वत पठार, ग्लेशियर्स और दर्रों वाला एक अगला पार्ट है। ओके, बिंदु श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला ये यहीं पे है, आपने मध्य उच्च भाग में ही है। ठीक है, अरावली भी इसी में आती है। नदियाँ हैं यहाँ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ। तो चंबल, सिंध, बेतवा ये ऊपर की साइड में होते हुए यमुना, गंगा नदी में अपना पानी छोड़ देती हैं, ताकि ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी पहुँच जाता है। मध्य उच्च भूमि के पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय है। तो मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम में, यानी अपना राजस्थान वाला, गुजरात वाला, अपना ये साइड जो है यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है, लेकिन वो पश्चिम में जाते जाते, पूर्व में जाते जाते वो संकीर्ण हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड मैंने आप में मैप में बता ही दिए थे। छोटा नागपुर पठार भी इसी में आता ही है। अब पठार एक बार देख लेंगे अभी। ठीक है, दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है, नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी से नीचे शुरू होकर के दक्कन का पठार शुरू होता है, जिसमें महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ हैं। तो इन श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने बोला है तो मैं इस काम को कर ही देता हूँ अभी आपके लिए। ओके, बाकी अलग लेक्चर में रिवाइज होगा ही पार्ट में। देखिए यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये अपना आप देख रहे हैं, ये अरावली पर्वतमाला। अब देखिए मैंने ये बोला ना दक्कन का पठार, तो ये ऑलमोस्ट पूरा जो है वो अपना प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा जो है वो ये वाला हिस्सा है, जिसे हम मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। एक हिस्सा ये वाला है जिसे हम दक्कन का पठार वाला हिस्सा बोलते हैं। एक हिस्सा इधर वाला है जिसे हम मेघालय का पठार वाला बोलते हैं। मेघालय का पठार वाला ये वाला। तो अब मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं। तो मध्य उच्च भूमि में अपनी अरावली आ रही है, हाड़ौती पठार आ रहा है, मालवा पठार आता है, विंध्याचल आता है, सतपुड़ा आता है। ठीक है, उसके अलावा मैकाल श्रेणी है, महादेव श्रेणी आती है, मैकाले श्रेणी, महादेव श्रेणी आती है। ओके, यहाँ पे अपनी राजमहल पहाड़ियाँ आती हैं, राजगढ़ पहाड़ियाँ आती हैं। उसके अलावा बुंदेलखंड पठार आता है, बघेलखंड पठार आता है, छोटा नागपुर, ये मध्य वाले में हो गए। ओके, और अगर हम बात करें दक्कन के पठार की, तो यहाँ पे दक्कन का पठार ये वाला जो है वो दक्कन का पठार आ ही रहा है, ये वाला दक्कन का पठार है ही। नीचे कर्नाटक का पठार है, उससे नीचे मैसूर पहाड़ियाँ हैं, नीचे इधर साइड में मैसूर पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तेलंगाना पठार है, और इधर दंडकारण्य पठार है। और ये जो सीमा लग रही है इधर अपने कौन से हो गए, ये वाले चित्र अगर देखेंगे तो ये अपना हो गया पश्चिमी घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट। और नीचे तक यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों पे आके मिलते हैं, जिनमें नीलगिरी पहाड़ियों में यहाँ पे अन्नामुडी है, एंड अन्नामलाई हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं,
और मैसूर पठार में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। तो ये पठार वाला अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ओके, तो ये वाली बात जो लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ पे पढ़ दी आपके लिए। ओके, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूरब की ओर कम ढाल का है। तो ये अगर मैं मैप में दिखाऊं तो इस वाले मैप में देख लीजिए, ये दक्कन का पठार है ना, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में इसमें बहुत ऊंचा है यहाँ पे, और इधर की साइड में इसका ढलान है। तो ज़्यादातर नदियाँ आपको पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती हुई दिखेंगी। कुछ नदियाँ बिल्कुल इधर गिरती हैं तो वो पानी अपना इस साइड में ले जाती हैं। ढलान जो है इसका पूरब की साइड में। ओके, ढलान किधर है? पूरब की साइड में, पूरब की ओर जो है वो इसका ढलान है। और इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसमें मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पठार भी हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मेघालय पठार है, कार्बी एंगलोंग पठार है और उत्तर कचार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ श्रृंखलाएँ गारो, खासी और जयंतियाँ, इन्हें हम अपने जो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा मानते हैं, यानी ये प्राचीनतम हिस्से हैं। ओके, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं। तो पश्चिमी घाट जो है वो सतत हैं, यहाँ पे जो है वो केवल दर्रों के द्वारा जाया जा सकता है, तो कंटिन्यूस है इसमें। ठीक है, इनमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो है वो इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखने ना। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये कहाँ पे हैं? ये अपने पश्चिम के घाट में। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं, तो पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, मैंने बताया था। ये अपना इंडिया है जैसे, तो ये वाले घाट बहुत ऊंचे हैं और इनका ढलान इस साइड में है। ओके, और इनकी औसत ऊंचाई जो है पूर्वी घाट की तो औसत ऊंचाई पूर्वी ये वाले इनकी तो 600 है, लेकिन इधर वालों की 900 के आसपास में, 900 से 1600। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है, और पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है। तो इनका विस्तार जो है वो सतत नहीं, कंटिन्यूस नहीं है, अनियमित है। ठीक है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, तो यहाँ पे मानसून आते हैं तो यहाँ बरसात अधिक होती है, तो यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये की पॉइंट में पूछा जा सकता है, इधर की साइड में ऊंचाई है, लेकिन दक्षिण में जैसे जैसे जाते हैं तो यहाँ ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। तो अभी मैंने बताया ना, अन्नामुड़ी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पाई जा रही है। ओके, नीलगिरी वाले क्षेत्र में। तो अन्नामुड़ी सबसे ऊंची, डोडाबेटा दूसरे नंबर पे, और पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी शिखर महेंद्रगिरी है। वो महेंद्रगिरी इस तरीके से इधर पाई जाती है, ध्यान रखना, पूर्वी घाट में। ओके, तो अन्नामुडी और डोडाबेटा ये दो ध्यान रख लेना, ये आरएस एग्जाम में पूछा गया था। डोडाबेटा जो है वो किस घाट में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में। डोडाबेटा सेकंड नंबर पे, अन्नामुडी पहले नंबर पे। और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ महेंद्रगिरी है। ओके, पूर्वी घाट में सेबराय की पहाड़ियाँ, जावेडी की पहाड़ियाँ हैं। उसके अलावा उड़मंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाईकलाम जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। तो ये अपनी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना, उनके पास में एक मैप में आप कोशिश करना, ऊटी और कोडाईकलाम को पहाड़ी इलाके हैं, ये साउथ के पहाड़ी, जैसे ऊपर शिमला मसूरी आपने उत्तर में, ऐसे ही साउथ में भी पहाड़ी इलाके हैं। ओके, वहाँ पे भी गर्मियों के मौसम में ठंड रहती है क्योंकि ऊँचे हैं। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये अरावली पहाड़ियाँ से शुरू होती हैं। ओके, एंड अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम और वहाँ तक लास्ट ऊपर हैं, दिल्ली तक पहुँचती हैं। तो वो एक हिस्सा ही है अरावली पहाड़ियाँ जो दिल्ली से गुजरात तक जाती हैं। अगर बात करें भारतीय मरुस्थल की, तो यहाँ बालू पाए जाते हैं, बरसात कम होती है। यहाँ तो 150 लिखी हुई है, बट 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। शुष्क जलवायु होती है। तो लूनी नदी एकमात्र नदी है यहाँ की। ओके, यहाँ पे अर्ध चंद्राकार बरखान पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बालू के जो टीले होते हैं वो अर्ध चंद्राकार दिखते हैं इस तरीके से, तो उन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो ये आप इमेज देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये टीला दिख रहा होगा ना, मिट्टी का अर्ध चंद्राकार जैसा। ठीक है, बालू की मिट्टी का। तो ये, तो आप जैसलमेर जाएं तो बरखान दिखेगा, ऐसा एनसीईआरटी वालों ने लिखा हुआ है, हमने काफ़ी बार घुमा हुआ है। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पे संकीर्ण तटीय पट्टियों को विस्तार है, मैदान है वो। तो पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है। तो तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी तट वाले को 3 भाग में बांटते हैं, कोकड़ यानी मुंबई गोवा वाला, मध्य यानी कन्नड़ मैदान, और दक्षिण वाला मालाबार तट। ठीक है, अब मैप में ही दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा वैसे तो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये हो गए घाट, हो गए ये तो हो गए घाट, यहाँ तक मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हो गई। अब इनसे बनने वाला मैदान है, तो एक हो गया इसका मैदान जो बन रहा है ये कोकड़ तट, जिसमें मुंबई गोवा वाला क्षेत्र आता है।
यहाँ कन्नड़ तट और यहाँ मालाबार तट। ऐसे ही इधर की साइड में जो चौड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चौड़ा है, तो कोरोमंडल तट और यहाँ उत्तरी सरकार और बीच में आंध्र प्रदेश तट। ओके, यहाँ इन्होंने वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, एंड इधर पूर्वी वाले में उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, बीच में थोड़ा सा आता है वो आंध्र प्रदेश तट, और बड़ी बड़ी नदियाँ इनके बीच में होके जाती हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियाँ ये पूर्वी घाट के बीच में होकर के निकलती हैं। ओके, जिनके कारण ये विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं और मैदान तो बनता है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे झील है, बड़ी झील है। यह उड़ीसा की महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील की आप लोकेशन भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इस वाले मैप में अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे चिल्का झील आती है, जो बैकलॉग वाटर है, जो इसमें पानी जो है वो भीतर तक बढ़ जाता है। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, समुद्र से टच है ये झील। ओके, फिर उसके बाद द्वीपों की बात करिए। ठीक है, मुख्य स्थल में द्वीप समूह, 2 द्वीप समूह बनाए हुए हैं। केरल और मालाबार तट पर लक्षद्वीप समूह हैं, छोटे प्रवालों से निर्मित हैं, जिनमें लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप ये प्रमुख हैं। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है। एरिया 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, नाम मात्र है। करवत्ती द्वीप जो है वो यहाँ पे इसकी राजधानी है। ठीक है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य निवास नहीं करते, एक पक्षी अभ्यारण्य है, ध्यान रखना, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी इसलिए मैंने ली है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिए जाते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप समूह है जहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करते हैं, लेकिन वो एक बर्ड सेंचुरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो पिटली द्वीप। ठीक है, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अपना बंगाल खाड़ी में है ये। ओके, एंड प्रवाल के बारे में इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। प्रवाल फॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाला एक सूक्ष्म प्राणी है जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले व गर्म पानी में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, इनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। प्रवाल जो स्राव करते हैं और प्रवाल जब मर जाते हैं तो उनकी हड्डियों यानी अस्थियों के टीले के रूप में ये एक जगह जमा हो जाते हैं। तो 3 तरीके से ये इकट्ठे होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल पित्ती, एंड उसके बाद में जो होता है प्रवाल बलय द्वीप। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई द्वीप है तो उसके एक साइड में जम गए तो प्रवाल रोधिका हो गई। तटीय प्रवाल भित्ति भी इसी में आ जाता है। और अगर ये एक तरीके से ऊंचा उठा हुआ पठार है, पठार नहीं, ये पर्वत है, और इस पर्वत के चारों तरफ अगर प्रवाल जम गए तब बनता है वहाँ पे, यहाँ पे प्रवाल बलय द्वीप। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ यानी रोधिका वाला जो एग्जाम्पल है वो कहाँ पे है, वो प्रवाल रोधिका का एग्जाम्पल है, वो कहाँ पे है, अपना ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, प्रवाल बलय द्वीप गोलाकार व हार्सू आकार वाले रोधिका होती है। चलो मैं मैप में दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार है, एंड यहाँ पे बीच में जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री लाइन है। एंड ओके, सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु विषुवत व्रत के जैसी है क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई उन्होंने। विभिन्न भूआकृति विशेषताओं का विस्तृत वर्णन प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, लेकिन एक देश के रूप में ये सभी प्राकृतिक संसाधन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होना है। ओके, जैसे उत्तर मैदान हमें खाने के लिए देते हैं, विकास सभ्यताओं का विकास यहाँ हुआ, पठारी भागों से हमें खनिज मिलते हैं जिनसे औद्योगिकरण होता है, तटीय क्षेत्रों से हमें मछली उत्पादन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो सामान को भेजने में आसानी होती है। तो ये सब भाग जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं। हिमालय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, पूर्व उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक स्थलीय भाग के रूप में जो 3 तरफ से घिरा हो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम म्यांमार से लगने वाले पूर्वांचल पर्वत हैं, जिसमें मिकिर, असमी एंड उसके अलावा नागा एंड मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है, वो पूर्वांचल वाला है। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित तट को कन्नड़ के नाम से जानते हैं। तो अगर ध्यान हो तो एक है कोकड़, एक है कन्नड़ और एक है मालाबार जो केरल वाला है। ओके, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी इधर कौन सा है, पूर्वी, और इधर कौन सा है, पश्चिमी। तो इन्होंने पूर्वी पूछा है तो अनाईमुड़ी तो गलत लगा हुआ है यहाँ पे। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती से अनाईमुड़ी लगाया हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। और पूर्वी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
अपनी अनाईमुड़ी, ध्यान रख लेना। भूगर्भीय प्लेट क्या है बता दिया। गोंडवाना लैंड के भाग थे कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। भावर क्या है याद कर लीजिए। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं हम। सबसे ऊपर आता है अपना भावर, भावर के बाद में आता है तराई, तराई के बाद में आता है अपना बांगर और फिर आता है अपना खादर। ठीक है, तो ये हैं। उसके बाद में हिमालय के 3 प्रमुख भाग उत्तर से दक्षिण में, पहला बृहद, दूसरा मध्य और तीसरा शिवालिक। मध्य वाले को हिमाचल भी बोलेंगे। अरावली विंध्याचल पर्वत पहाड़ियाँ कौन सा पठार स्थित है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा, तो अरावली और विंध्याचल के बीच में जो पठार है उसको मालवा का पठार कहते हैं। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल वित्तीय द्वीप निर्मित हैं, तो वो अपने लक्षद्वीप के आप बोल सकते हो, लक्षद्वीप के मिनिकॉय वगैरह, एनी द्वीप वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अपसारी, अपसारी, अपसारी में तो एक दूसरे के पास आएंगी, अपसारी में एक दूसरे से दूर जाएंगी। बांगर और खादर में अंतर आप कर सकते हो। बांगर पुराना जलोढ़ मैदान है, खादर जो है वो बाढ़ के द्वारा निर्मित नया नवीन जलोढ़ मैदान है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो है वो इधर पूर्वी घाट इधर पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट जो टूटे फूटे हुए हैं, बीच में से असंतत है, ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट जो है वो कंटिन्यूस हैं, यहाँ ऊपर गुजरात से लेके नीचे तक जाते हैं अपने नीलगिरी, यहाँ दोनों का मिलन होता है नीलगिरी के आसपास में। ठीक है, यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बारिश अधिक होती है, कटाव नहीं है। ठीक है, और यहाँ दर्रे पाए जाते हैं ताकि पास हो सकें। यहाँ पे तो बहुत सारी नदियों के कारण ही बड़ा क्षेत्र जो है वो कट चुका है। ठीक है, तो ये अपने पूर्वी पश्चिम घाट हुए। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ 4 बार बता दिया। भूआकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार के लक्षणों में क्या अंतर है बता दीजिए। उत्तरी मैदान का वर्णन कर दीजिए। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह के बारे में लिख दीजिए। मध्य हिमालय बता ही दोगे, मध्य उच्च भूमि वो वाला हिस्सा, विंध्याचल सतपुड़ा वाला हिस्सा। ठीक है, अब मैप में इन्होंने बोला है K2 देखो, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अनाईमुड़ी देखो, तो अनाईमुड़ी तो नीचे नीचे की होगी सबसे ऊंची, नंगा पर्वत कंचनजंगा, K2 कराकोरम वाला हो गया, कंचनजंगा सिक्किम वाला हो गया, नंगा पर्वत जो है वो अपना ग्रेटर हिमालय का हिस्सा आता है। ओके, पठार में शिलांग पठार, शिलांग अपना मेघालय वाले क्षेत्र में, छोटा नागपुर अपना झारखंड वाले में, मालवा पठार MP वाले में, बुंदेलखंड MP UP के बॉर्डर पे, थार मरुस्थल, पश्चिम घाट, लक्षद्वीप, गंगा यमुना दोआब, दोआब मतलब कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट कौन सा है इधर मैंने बताए थे, ये होता है पश्चिमी घाट की मैं बोलूँ तो सबसे पहले आता है अपना कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, फिर अपना मलयालम तट, फिर इधर से चलते हैं पूर्वी घाट की साइड में, पूर्वी तट मैदान में, तो फिर आता है तमिलनाडु के पास में कोरोमंडल तट, फिर उससे आंध्र प्रदेश, फिर सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु के पास में है। ओके, यहाँ कुछ दी हुई है पहली। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस एक अलग पार्ट में लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ये क्लास 11th का चैप्टर 2 है, इसको भी देख लेते हैं, वही सारी बातें। ठीक है, हमारी पृथ्वी 6.5 अरब वर्ष पूर्व बनी थी। ठीक है, सरफेस और सब सरफेस पे बहुत सारे वेदरिंग कंडीशंस हुए, उनके कारण जो है वो कटाव हुआ। कैन यू मैप डिफरेंट फेजेज इन द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, तो एक मैप मैंने आपको दिखा रखा था शुरू में, उसमें मैंने अलग अलग फेज बताए थे कि 25 करोड़ वर्ष पहले यहाँ आई, फिर 20 करोड़ वर्ष बाद में यहाँ पे आई, वो मैप था। नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का, तो यहाँ पे जोग्राफिकल, जियोलॉजिकल, पहले जियोलॉजिकल की बताइए, तो जियोलॉजिकल का मतलब आंतरिक संरचना के रूप में 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान मत दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए, अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो 3 भाग बोल देते हैं हम, और बाह्य संरचना अगर बात करें भूगर्भिक बाह्य संरचना तो 5-6 भाग बोल देते हैं। तो आंतरिक संरचना में पेनिनसुलर वाला भाग है, हिमालय वाला भाग है और गंगा नदी वाला भाग, तो वो तटीय वाला, रेगिस्तान वाला, द्वीप वाले को हम शामिल नहीं करते, मेनली 3 भागों को बोल देते हैं। ओके, पेनिनसुलर आपको पता ही है, बता दिया, हिमालय आपको समझा दिया। फिर जियोग्राफी की अगर बात करें तो ये 6 भाग उन्होंने बोले हुए हैं। ठीक है, अब 6 भाग में यहाँ पे डेजर्ट, प्लेन और कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स को इन्होंने शामिल कर लिया। तो ये है, ये मैप है, इस मैप को आप खुद से देख लीजिएगा। यहाँ नंदा देवी चोटी है, यहाँ धौलागिरी है, एंड यहाँ अन्नपूर्णा है। ओके, ये K2 है, और इधर कंचनजंगा है सिक्किम में, गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ शिलोंग पर पठार है, पटकोई बूम है, नागा श्रेणी है, मिजो श्रेणी है, नामचा बारवा इधर की साइड में आपको दिख रही है। ओके, और यहाँ पे मिसमी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इधर की साइड में अगर आते हैं तो ये अरावली श्रेणी है, ये सतपुड़ा और बिंदे, इनके बीच में नर्मदा नदी जा रही है। यहाँ कैमूर श्रेणियाँ हैं, महादेव श्रेणियाँ हैं, मैकाल श्रेणियाँ हैं।
ओके, यहाँ पे बघेलखंड पठार है, यहाँ पे बुंदेलखंड पठार है, ये रहा बुंदेलखंड पठार, ये रहा थोड़ा सा इधर, एंड छोटा नागपुर पठार है। और इधर देखें तो कोंकण तट है, ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये अपना कन्नड़ तट है, ये मालाबार तट है। यहाँ नीचे की साइड में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये हैं। ये नल्लमला सीरीज़ है पूर्वी घाट की, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है, ठीक है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची। तो ये तट जो तमिलनाडु के किनारे है वो कोरोमंडल है, आंध्र प्रदेश के किनारे आंध्र प्रदेश तट है, और इधर उत्तरी सरकार तट है। ये नदियाँ हैं महागोदान, तुंग पे कावेरी, इस तरीके से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी, इस तरीके से ये नदियाँ हैं। तो ये वाला मैप में इन्होंने दिया हुआ है वही चीज़ें। यह एक नई चीज़ दी हुई है, केरवास, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। केरवास आर दी थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद दी मोरियंस। तो क्या होता है कि जब नदियाँ जब आती हैं ना, जैसे झेलम नदी का एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, झेलम नदी। तो झेलम नदी जब आती है तो इस तरीके से वो अपना शेप बना के वो आती है, मिएंडर्स करके। तो वहाँ पे थिक डिपॉजिट कर देती है, छोटा छोटा वो डिपॉजिट कर देती है, तो उसे केरवास बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है, ओके। कश्मीर वाला अगर हिमालय को बांटें तो कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, इस तरीके से इन्होंने बांटा हुआ है यहाँ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मेंडरिंग झेलम। तो झेलम नदी इस तरीके से सर्पलाकार आकृति बनाते हुए चलती है, तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। और वैसे झेलम नदी यंग नदी है, पुरानी नदियाँ ऐसा काम करती हैं, लेकिन झेलम नदी भी ऐसा करती है क्योंकि वो स्लो हो जाती है एकदम से, ठीक है। झेलम नदी इस तरीके से, ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से झेलम नदी, तो ये रही ये। तो यहाँ पे अपना श्रीनगर है बीच में, ओके। यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन कश्मीर वैली द meanders इन झेलम रिवर आर caused by the local base level provided by the erstwhile larger lake of which the present डल लेक इज द स्मॉल पार्ट। तो डल लेक के कारण जो नदी का जो स्पीड है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, तो उसके कारण जो है वो यहाँ पे झेलम नदी meanders यानी सर्पलाकार आकृति बनाती है, ओके। ये वाला मैप मैंने बता ही दिया कि अगर हम एक साइड से देखने की कोशिश करें, अब यहाँ इन्होंने किया है सिंधु गंगा प्लेन से अगर शुरू करें हम, ठीक है, गंगा प्लेन से शुरू करें तो सबसे पहले शिवालिक रेंज आएगी, फिर मिड हिमालय आएगा, फिर ग्रेटर हिमालय आएगा, फिर लद्दाख आएगा, लद्दाख रेंज आएगी, फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा है ब्रह्मपुत्र वैली आएगी, उसके बाद में कैलाश रेंज आएगी, फिर उसके बाद में तिब्बत प्लेटू आएगा, फिर कुनलुन श्रेणियाँ आएंगी, ओके। शिवालिक वगैरह इनके बारे में वर्णन किया हुआ है। फिर ईस्टर्न हिमालय का इधर का थोड़ा सा आप दोबारा से देख लीजिए, इन्होंने अच्छे तरीके से दिखा हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे नामचा बारवा के पास में दिहांग देवांग से यूटर्न मार लेती है। गारो खासी जयंतिया, पटकोईबम, नागा हिल्स और मीजो पहाड़ियाँ, लोहित नदी है। नदियों में तो हम अलग से देख लेंगे, तो यही वही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है दाफला हिल्स, ठीक है, दाफला हिल्स याद रख लेना। और यहाँ बुमला हिल्स भी है यहाँ पे, ओके। मीजो पहाड़ियाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स, सेम बात है, इसमें कुछ नई नहीं है, 4 भाग बताए थे यहाँ पे। भावर तराई, उसके बाद में बांगर और खादर, ठीक है, 4 भाग हो गए। फिर पेनिनसुलर प्लेटू है जिसे हम 3 भागों में बांट देते हैं, दक्कन का, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में बांट देते हैं, ओके। फिर सेंट्रल हाईलैंड और उनको डिक्लेयर किया हुआ है। इंडिया डेजर्ट के बारे में थोड़ा बहुत बोला हुआ है, ठीक है, एंड कोस्टल प्लेन्स के बारे में बोला हुआ है, ठीक। अब कोस्टल प्लेन्स में यहाँ पे लिखा हुआ कयाल्स, कयाल्स मैंने आपको बताया था बैक वाटर्स होते हैं जहाँ पे पानी जो है वो भर जाता है। तो ये अपना इधर इंडिया का जैसे ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे केरल वाले क्षेत्र में बैक वाटर्स होते हैं, तो उन्हें कयाल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे समुद्र का पानी जो है वो अंदर तक भर जाता है, तो उन्हें कयाल्स बोला जाता है। तो वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी जो होती है वो होती है फेमस नेहरू ट्रॉफी बल्लम कली बोट रेस जो होती है वो पुन्नमड़ा, ये नाम याद रखना है आपको, थोड़ा सा साउथ के नाम है, बोलने में दिक्कत आती है। पुन्नमड़ा कयाल नाम की एक झील है, कयाल है, कयाल बोल लीजिए, लेक बोल लीजिए, उसमें जो होती है वो नेहरू ट्रॉफी होती है, ओके। फिर आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के बारे में आपको पता ही होगा, जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 में सुनामी आई थी, उसमें जो है वो सबमर्ज हो चुका था पानी के अंदर, ठीक है। सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, वो ध्यान रख लेना।
अब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं करा के देता हूँ एक दो क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय डू वी फाइंड दी करेवा फाउंडेशन, तो ये जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो ये अपने जो होती है ईस्टर्न हिमालय, कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लोकटक लेक इज सिचुएटेड, तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो लोकटक लेक के बारे में बता रखा है, मणिपुर में लोकटक लेक है। ओके, यहाँ पे केबल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार, तो कौन सा अलग कर देता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वो क्लियरली। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है जो अंडमान को अलग करने वाला होता है वो 10 डिग्री चैनल होता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड, ठीक है, तो ये डोडा बेटा जो पीक है वो अपना नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम और नल्लामला, तो ये होगा अपना नीलगिरी हिल्स में। ओके, तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज करने के रूप में पढ़ लेना, इसमें कुछ डाटा है जो आपके प्री एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रमुख पर्वत और पठारों को रिवाइज कराऊंगा, तो सारी चीज़ें वहाँ रिवाइज हो जाएंगी और फिर उससे अगले पार्ट में हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, पार्ट 3 में मिलते हैं।